दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। इसमें हम विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, घाटी एवं मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यूराल पर्वत, कारपेथियन पर्वत, काकेशस पर्वत या बाल्कन पर्वत। तो सही उत्तर है दोस्तों काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस पर्वत श्रेणी स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, काकेशस पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस पर्वत स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस है। अगला प्रश्न है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो उत्तर है दोस्तों क्रेटोजेन। देखिए क्रेटोजेन नाम भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को एक विचारक है कोबर द्वारा दिया गया था और प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको बताना है। तो ये हैं जेफ्रीज के द्वारा दोस्तों तापीय संकुचन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और इस सिद्धांत में ये बताया जाता है कि पर्वत निर्माण का ये सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए पर्वत निर्माण संबंधी कुछ अन्य जो सिद्धांत हैं उसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसके अलावा डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत और एक है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये सभी पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों में आते हैं, लेकिन तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? तो आप जानते हैं जेफ्रीज ने, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं कैसे? तो उत्तर देखिए दोस्तों, नवीन मोड़दार पर्वत अभिसारी प्लेट की सीमा के साथ बनते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों नवीन मोड़दार या वलित पर्वत अभिसारी प्लेट सीमा के साथ बनते हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण और टकराव होता है तब अपेक्षाकृत अधिक भारी प्लेट के किनारे का अपेक्षाकृत हल्के पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पदार्थों का निर्माण होता है। अल्पाइन और हिमालय जैसे नवीन वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। तो याद रखिएगा नवीन मोड़दार वलित पर्वत अभिसारी प्लेट सीमा के साथ बनते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए हॉल एवं डाना, डेविस, हाग या सुकर्ट। तो इसमें से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? उत्तर है डेविस। दोस्तों भू अभिनति की संकल्पना से डेविस संबंधित नहीं है और भू अभिनति की या भूसन्नति की संकल्पना का सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन हॉग द्वारा किया गया था, लेकिन इस संकल्पना का सूत्रपात हॉल और डाना द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त इवांस, शुकर्ट, हॉल एवं डाना, आर्थर होम्स भी भू अभिनति संकल्पना से संबंधित हैं। और भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ तली में धंसाव भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों में किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? ब्राजील का पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार या अरब पठार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी
तिब्बत पठार। दोस्तों तिब्बत के पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? तो दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार वो हैं जो पर्वतों के मध्य अवस्थित हों, और ये पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन शान पर्वत के मध्य स्थित है। इसलिए तिब्बत के पठार को दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स द्वारा किया गया था। देखिए आर्थर होम्स ने 1928 में भूपटल पर पर्वत की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए संवहन तरंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है, सही है। संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात, ये सही नहीं है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा, और तापीय चक्र सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, संवहन तरंग सिद्धांत ये चक्रवात से नहीं बल्कि पर्वत निर्माण से संबंधित है। याद रखिएगा पर्वत निर्माण से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन देखिए आर्थर होम्स द्वारा किया गया था। ये चक्रवात से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूसन्नति सिद्धांत कोबर, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जौली, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स, या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दोस्तों ये जौली द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि डेली द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है डेली ने दिया है, जौली द्वारा रेडियो एक्टिवता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए पर्वत निर्माण सिद्धांत और संबंधित शब्दावली। देखिए दोस्तों पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत ये कैट्रोजेन का है, क्रेटोजेन का, तो ए का तीसरा हो जाएगा। तापीय संकुचन सिद्धांत ये तनावहीन स्तर से संबंधित है। इसके अलावा रेडियो एक्टिवता सिद्धांत में सागरीय अतिक्रमण काल की बात आती है, और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत में भूमध्य रेखीय गुंबद की चर्चा होती है। तो ये दोस्तों सूची 1 में पर्वत निर्माण सिद्धांत और सूची 2 में संबंधित शब्दावली से सही सुमेलन हो जाएगा। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं कहाँ पर? तो उत्तर है दोस्तों अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें एस्थेनोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का भाग होता है और लिथोस्फीयर से नीचे होता है। ये जमीन से लगभग 100 किलोमीटर के नीचे स्थित होता है, और अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें एस्थेनोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं? क्षैतिज संचरण, ऊर्ध्वाधर संचरण, धनात्मक संचरण, या उपर्युक्त में से किसी संचरण से नहीं? तो उत्तर है दोस्तों क्षैतिज संचरण से पर्वत और घाटियों का निर्माण होता है। देखिए पर्वतों और घाटियों का निर्माण और विकास इसमें मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार और उससे निकलने वाले पदार्थों का जमाव, अपर्दन के प्रभाव और स्थल के उभार तथा अवतलन आदि का सहयोग रहता है। और पर्वतों और घाटियों के निर्माण में मुख्य रूप से प्लेटों के क्षैतिज संचरण की भूमिका होती है। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना हुआ वलन क्या कहलाता है? सममित वलन, समनत वलन, परिवलन, या प्रतिवलन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी
परिवलन। देखिए, जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं, तो उसे परिवलन या शयान बल कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबे संकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूसन्नति, महासागरी गर्त, सागरी बेसिन या फिर सागरी कंदरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भूसन्नति। भूसन्नतियां लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। अगला प्रश्न है, ग्राबेन उत्पन्न होता है कैसे? अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से या अपर्दन से? तो सही उत्तर है ग्राबेन दोस्तों भ्रंशन से उत्पन्न होता है। ग्राबेन जर्मन भाषा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसमें एक घाटी या नादनुमा गड्ढे का बांध होता है। ग्राबेन और रिफ्ट घाटी में सूक्ष्म अंतर होता है कि ग्राबेन रिफ्ट घाटी से आकार में छोटी होती है और सामान्यतः ग्राबेन और रिफ्ट घाटी को समानार्थी माना जाता है। तो ग्राबेन दोस्तों भ्रंशन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? रिफ्ट घाटी, होस्ट, ग्राबेन या ग्रीवा खंड? तो सही उत्तर है ग्रीवा खंड। दोस्तों ग्रीवा खंड या नापे तीव्र क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिचायक होता है। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वो वलन के अक्ष पर टूट जाती है और निचले परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। क्षैतिज संचलन और संपीड़न जारी रहने पर वलन की एक भुजा टूटकर दूसरी स्थान पर चली जाती है, उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। इस तरह ग्रीवा खंड का निर्माण होता है, जबकि रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, होस्ट और ग्राबेन का निर्माण भ्रंशन की क्रिया द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? ग्राबेन, हास्ट, भ्रंश घाटी या नापे? तो सही उत्तर है नापे। दोस्तों नापे जो है ये जो इसको ग्रीवा खंड कहा जाता है, ये भ्रंशन द्वारा नहीं बनता है, बल्कि ग्राबेन, हास्ट और भ्रंश घाटी ये भ्रंश द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एकनति वलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, ये आपका सही है। इसके अलावा नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है, गलत है। और व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी और डी। तो इसका उत्तर जो है स्टार में लगा रहे हैं। इसमें बी और डी दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। देखिए, एकनत या एक दिग्नत वलन के निर्माण में लंबवत संचलन का योगदान होता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी एकनति वलन का निर्माण हो सकता है। प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं और नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में कगारों की रचना या तो हो ही नहीं पाती, यदि होती भी है तो बहुत कम ऊंची होती है। जबकि व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है, इसलिए व्युत्क्रम भ्रंश को संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। तो इससे बी और डी दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? तो सही उत्तर है रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम होती है। और रिफ्ट घाटी या दरार घाटी का विकास तब होता है जब किसी स्थान पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़े रहते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब बीच का भाग स्थिर रहे और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाएं। सामान्य रूप से रिफ्ट घाटी लंबी तथा संकरी परंतु अत्यधिक गहरी होती है। दोस्तों रिफ्ट घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है, जिससे एक घाटी या नादनुमा गड्ढे का बोध होता है। जार्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी में मृत सागर स्थित है, जो समुद्र तल से भी अधिक नीचा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी एक भूभ्रंश घाटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से नीचे है, आपको बताना है।
देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से नीचे है। आप जानते हैं जॉर्डन घाटी। देखिए दोस्तों, जॉर्डन रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से भी नीचे है और जॉर्डन घाटी की सतह सागर तल से लगभग 427 मीटर नीचे है। और जो जॉर्डन, नर्मदा, तापी और मृत घाटी दिया गया है, इनमें सबसे निम्न तली वाली घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो ये जान लीजिए, जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक इसका विस्तार है और इसे महान भ्रंश घाटी भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। दोस्तों, जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी का प्रवाह मार्ग भी भ्रंश घाटियों के उदाहरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच जो उठे हुए भाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या हार्स्ट पर्वत। तो सही उत्तर है, देखिए इसमें दोस्तों ब्लॉक पर्वत और हार्स्ट पर्वत दोनों ही कहा जाता है जब दो समानांतर जो भ्रंश हैं उनके ऊपर के उठे हुए भाग। तो इसमें दो विकल्प सही हैं, सी और डी। दोस्तों, अवरोधी ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। ये पर्वत दो समानांतर भ्रंशों के मध्य होते हैं। जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का ऊपर का भाग उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसमें ऊपर उठे हुए खंड को ब्लॉक पर्वत या हार्स्ट पर्वत भी कहा जाता है। जब धरातल के किसी भाग में समानांतर दरारों के बीच का भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो नीचे धंसे भाग को ग्राबेन या रिफ्ट घाटी और सामने ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत या हार्स्ट कहा जाता है। हार्स्ट जर्मन शब्द है जो ब्लॉक पर्वत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सी और डी दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, दो सामान्य भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड या ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है हार्स्ट कहा जाता है दो सामान्य भ्रंशों के मध्य ऊपर उठे हुए भाग को। अगला प्रश्न है, जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्यवर्ती भाग खड़ा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी, संधियां, सोपानी भ्रंश या भ्रंशोत्थ पर्वत। तो उत्तर है दोस्तों भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं और मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं और मध्य भाग खड़ा रहता है, तो उसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भ्रंश से संबंधित है? आपको बताना है। हॉगबैक, नतिलंब घाटी, ग्राबेन या समपनति। तो सही उत्तर है ग्राबेन। ग्राबेन जो है ये भ्रंश से संबंधित है जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आसान सा है, हार्स्ट की उत्पत्ति होती है कैसे? तो सही उत्तर है दोस्तों हार्स्ट की उत्पत्ति भ्रंशन से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मेयान, फ्यूजियामा, सियरा नेवादा या रेनियर। तो सही उत्तर है सियरा नेवादा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत ये मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत है। जब किसी पर्वत की संरचना में कई पर्वत की संरचना संबंधी विशेषताएं शामिल हों तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जाता है। सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो कि मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हार्सिनियन और अल्पाइन ये पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम है। देखिए दोस्तों, प्रमुख पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के काल के आधार पर भूपटल के पर्वतों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले प्री कैम्ब्रियन आता है, फिर कैलिडोनियन, फिर हार्सिनियन और उसके बाद अल्पाइन आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? यूराल पर्वत, काराकोरम पर्वत, क्यूनलुन पर्वत या फिर काकेशस। तो सही उत्तर है दोस्तों अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार ये काकेशस पर्वत है।
अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय हर महाद्वीप में विस्तृत और उच्च वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। कुछ प्राचीन पर्वतों का पुनः उत्थान हुआ है और इस हलचल के कारण यूरोप में अल्पाइन पर्वतक्रम में आल्पस, कार्पेथियन, पेरेनीज, बाल्कन पर्वत, काकेशस, कैंटेब्रियन पर्वत, एपिनाइन, दिनारिक, आल्पस पर्वतों का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में इंडीज। तो उत्तर है दोस्तों, टर्शियरी युग में निर्मित पर्वत का अल्पाइन पर्वत अरावली नहीं है। अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व का पर्वत है। ये पर्वत प्राचीनतम है किंतु अधिक अनाच्छादन के कारण आंशिक रूप से मिलते हैं। इसके अन्य उदाहरण उत्तरी अमेरिका में लारेशियन, एल्गोमन, यूरोप में फेनो स्कैंडिया पर्वत इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, यूरोप में आल्पस, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में इंडीज, एशिया में हिमालय, ये अल्पाइन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है और ये पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। टर्शियरी युग के दौरान निर्मित पर्वतों को यूरोप के आल्पस पर्वत के आधार पर अल्पाइन क्रम कहा जाता है। यद्यपि इन पर्वतों का निर्माण एकमात्र टर्शियरी युग में संपन्न नहीं हुआ था, परंतु इस काल में अधिकांश वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है कुनलुन, अपलेशियन, आल्पस या फिर एंडीज। तो सही उत्तर है अपलेशियन पर्वत। देखिए, टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम कुनलुन, आल्पस और एंडीज हैं। अपलेशियन पर्वत टर्शियरी पर्वतीकरण का निर्माण नहीं है, ये कैलिडोनियन पर्वतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है? संवर्धनशील प्लेट किनारा, उपभोगी प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा या अंतरा प्लेट क्षेत्र। तो उत्तर है उपभोगी प्लेट किनारा। दोस्तों, उपभोगी प्लेट किनारा वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। उपभोगी प्लेट किनारा को विनाशी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है और इन प्लेट के किनारों का उपभोग या ह्रास होता है, तो इस दौरान उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण इंडीज पर्वत है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का और आल्पस यूरोप के वलित या मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? इंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट या आल्पस। तो सही उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये जर्मनी में है, जबकि इंडीज, हिमालय, आल्पस ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लैक पर्वत का उदाहरण है और कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा इंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत की श्रेणी के पर्वत हैं नवीन वलित, जटिल वलित, सरल वलित या प्राचीन वलित। तो सही उत्तर है प्राचीन वलित। यूराल पर्वत प्राचीन वलित श्रेणी के पर्वत हैं, ये रूस में हैं और ये पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वलित पर्वत दो प्रकार के हैं, नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वतों में देखिए, ये हिमालय और रॉकी पर्वत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, किलिमंजारो चिली सही सुमेलित नहीं है, एल्बुर्ज थाईलैंड सही सुमेलित नहीं है, एकांकांगुआ कनाडा सही सुमेलित नहीं है, माउंट किनाबालू मलेशिया ये आपका सही सुमेलित है। माउंट किनाबालू मलेशिया राज्य के सबा के किनाबालू राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। 4095 मीटर ऊंची यह चोटी हिमालय और न्यू गिनी के मध्य सर्वोच्च चोटी है और ये बोर्नियो द्वीप के उत्तरी किनारे पर है। और किलिमंजारो आप जानते हैं ये तंजानिया में है, याद रखिएगा किलिमंजारो तंजानिया में है।
एलबुर्ज ईरान में स्थित है, ईरान। एकांकांगुआ ये दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है और एंडीज मुख्यतः चिली में स्थित है, एकांकांगुआ। अब आइए देखते हैं किलिमंजारो पर्वत स्थित है कहाँ पर, तो उत्तर है तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए माउंट रेनर वाशिंगटन सही सुमेलित है, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया सही सुमेलित है, माउंट मैकेंजी कनाडा में है और माउंट देनाली ओहियो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों माउंट देनाली जिसको माउंट मैकिनले भी कहा जाता है ये अलास्का श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पर, अलास्का प्रांत में स्थित है और विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है और माउंट शास्ता एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। माउंट एवरेस्ट देखिए 8,848 मीटर यहाँ पर आप मिला सकते हैं अब, लेकिन इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर मानी गई है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,818 मीटर। इसके अलावा कंचनजंगा 8,598 मीटर है और मकालू 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3,1,4,2। देखिए 3,1,4,2 में ऑप्शन सी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें आहागर और तिबेस्ती पर्वत स्थित हैं, आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें आहागर और तिबेस्ती पर्वत हैं, तो उत्तर है सहारा मरुस्थल में। दोस्तों आहागर और तिबेस्ती पर्वत सहारा मरुस्थल में है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा और ट्यूनीसिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा है, संसार का छत किसे कहा जाता है, तो उत्तर है पामीर पठार या तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। दोस्तों मध्य एशिया में स्थित पामीर पठार हिमालय के साथ तिएनसान, काराकोरम, क्योनलुन और हिंदुकुश का सम्मिलन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी स्मोली समोनी है और सबसे बड़ा हिमनद फेड चेनको हिमनद है। संसार की छत नामक पारिभाषिक पद सबसे पहले पामीर के पठार के लिए ही प्रयुक्त किया गया था और अब इस पद को तिब्बत के पठार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए विश्व की छत ये तिब्बत को कहा जाता है। पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको बताना है। कृषि, पशुपालन, खनन या मत्स्य पालन, तो सही उत्तर है पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और मैदानों में कृषि प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रोजगार है। तो याद रखिएगा पठारों में पशुपालन और मैदानों में कृषि मुख्य रोजगार है। अगला प्रश्न है यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। कनेक्टिकट घाटी याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तंबाकू के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की कनेक्टिकट घाटी तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग सिगार निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्लाया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को क्या कहा जाता है, तो उत्तर है बजादा। देखिए गर्म शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में पर्वतीय अग्रभाग और पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजादा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पोल्डर मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए नीदरलैंड, गंगा के मैदानी भाग में, श्रीलंका में या अंटार्कटिका में, तो सही उत्तर है नीदरलैंड में। पोल्डर मैदान नीदरलैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है, तो दोस्तों ब्राजील में जो सेल्वा है ये सघन भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वा या सेल्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर, तो उत्तर है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
पाए जाते हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार लगभग 10 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसकी स्थिति विषुवत रेखा के दोनों ओर, जहाँ शुष्क और आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान और अधिक औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है। इस मैदान में घास के बीच झाड़ियां या वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंपाज और स्टेपीज हैं। देखिए, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। पंपाज और स्टेपीज दोस्तों मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान माना था, पहले ये माना था, लेकिन इसको फिर सही करके बोर्ड ने मध्य अक्षांशीय घास का मैदान ही सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पंपाज पराग्वे, प्रेयरीज कनाडा, स्टेपीज पोलैंड, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों, प्रेयरीज का मुख्य विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन कनाडा के कुछ हिस्सों में भी ये पाया जाता है। स्टेपीज का विस्तार पोलैंड सहित यूरेशिया में है, तो पोलैंड सहित यूरेशिया में है। और पंपाज जो है ये पराग्वे, देखिए अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, पराग्वे में नहीं, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में विस्तृत है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए बी और सी दोनों ही सही सुमेलित हो रहे हैं, तो इसका उत्तर हम स्टार में दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर है दोस्तों उत्तरी मध्य अफ्रीका में। देखिए, सवाना घास के मैदान उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस तरह के घास के मैदान को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, कंपोज ब्राज़ील सही सुमेलित है, सेल्वा पराग्वे सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लानोज वेनेजुएला सही सुमेलित है, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना सही सुमेलित है। दोस्तों, सेल्वा पराग्वे में स्थित नहीं है, ये अमेजन बेसिन में विस्तृत है जो ब्राज़ील के वर्षा वन है। ग्रान चाको का विस्तार अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया में है। कंपोज घास दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पराग्वे और उत्तर पूर्व अर्जेंटीना और संपूर्ण उरुग्वे में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सेल्वा जो है पराग्वे में ये सुमेलित नहीं है, सेल्वा अमेजन बेसिन में विस्तृत है जो कि ब्राज़ील के वर्षा वन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पेटागोनिया अर्जेंटीना ये आपका सही है, सेल्वा चिली सही नहीं है, ग्रान चाको पराग्वे सही है और लानोज वेनेजुएला ये भी सही है। तो पेटागोनिया अर्जेंटीना में, सेल्वा ब्राज़ील में है दोस्तों, चिली में नहीं, और ग्रान चाको पराग्वे में, लानोज वेनेजुएला में। तो देखिए, सेल्वा का विस्तार अमेजन बेसिन में है, चिली में नहीं। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, पंपाज अर्जेंटीना सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सही है, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, लानोज चिली, तो दोस्तों ये गलत है। लानोज दोस्तों ये वेनेजुएला में जो सवाना घास के मैदान हैं उनको लानोज या लानोस कहा जाता है, ये चिली में नहीं है। इसके अलावा पंपाज, डाउन्स और वेल्ड सही सुमेलित हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो मध्य अक्षांशीय आर्द्र और शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? देखिए, पंपाज, डाउन्स, लानोज और वेल्ड, तो सही उत्तर ऑप्शन सी लानोज। लानोज देखिए दोस्तों, लानोज वेनेजुएला में सवाना घास बायोम को लानोज कहा जाता है, जबकि पंपास, डाउन्स और वेल्ड जो हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। घास के मैदान और उनसे संबंधित महाद्वीपों का सुमेलन करना है। देखिए, लानोज दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपीज आप जानते हैं कि ये यूरोप में पाए जाते हैं स्टेपीज, प्रेयरी घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। देखते हैं 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अमेरिका में आप जानते हैं पंपाज और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी। तो 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है आपको बताना है। तो उत्तर है प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न, और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं क्या। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान जो हैं ये आपके पंपाज कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही सुमेलित है। अब आ जाइए आखिरी प्रश्न पर, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। पंपाज, प्रेयरी, सवाना या फिर वेल्ड। तो सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को पंपाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें आपने पर्वत, पठार, घाटी और मैदानों से संबंधित प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।